एक का सी, दो का सी, तीन का ए, चार का सी, पाँच का बी, छः का डी, सात का ए, आठ का ए, नौ का बी, 10 का बी, 11 का ए, 12 का डी, 13 का ए, 14 का सी, 15 का सी, 16 का बी, बी बी, 17 का बी, 18 का सी, 19 का सी, 20 का बी, 21 का ए, 22 का ए, 23 का ए, 24 का डी, डी डी, 25 का ए, 26 का ए, 27 का ए, 28 का ए, 27 28 ए, 29 का बी, 30 का ए, 31 का बी, 30 का ए, 31 का बी, 32 का बी, 33 का ए, 34 का डी, 35 का बी, 36 का बी, 37 का बी, 38 का बी, 39 का डी, 40 का ए, 41 का सी, 42 का बी, 43 का बी, 44 का डी, 45 का सी। हो रहा है ये। इसमें क्या काम हो रहा है? इधर कुछ नहीं लिखा हुआ है, देख लो बढ़िया से एक बार। आ गया और कोई दिक्कत नहीं है, झुकता कैला है वो तो आता ही है सब। नहीं हो रहा? हो रहा है ना? चलो ठीक। क्या जी गुरु, सही है? कितना सही हुआ? कितना सही हुआ? 15। चलिए जी, आपका 16, 22 का टफ है क्या जी? जो लगता है वो होता नहीं है क्या? जो लगता है वो होता नहीं है, तो लगने पर मत जाइए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन बताइए। पहला तो दम सही होगा, है ना? क्या मरवाया गया है आंसर? जब किसी सेंटेंस में स्टार्टिंग में स्कार्सली या हार्डली, है ना जी, जनरली रहता है तो ये कंजक्शन के अंतर्गत आता है। और उसके साथ क्या होना चाहिए सेंटेंस में? व्हेन। और यहाँ क्या दिया हुआ है? देन। तो यानी ये एरर है। चलिए दूसरा नंबर, द कैप्टन अलॉन्ग विथ। जब अलॉन्ग विथ से दो सब्जेक्ट आपस में जुड़ते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या पहले के हिसाब से होता है? तो द कैप्टन अलॉन्ग विथ हिज क्रू मेंबर्स, तो भले ये प्लूरल रहे लेकिन हमको इसके हिसाब से चलना है, तो यहाँ बाज लगेगा। चलिए सही है ना? चलिए नेक्स्ट,
3 नंबर क्वेश्चन देखिए। If the regiment would have received the reinforcement on time, they would have won the outpost. आप एक पढ़े थे, रूल हमने बताया था कि एक तरफ हैड रहता है तो आगे हम क्या लगाते हैं जी, वुड हैव। बस इतना ही कॉन्सेप्ट रखना है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा के चक्कर में फंसना नहीं है। तो सेकेंड पार्ट में वुड हैव है, तो पहले वाले में क्या करना होगा, हैड करना पड़ेगा ना। चलिए बस इतना ही रखना है। और ये क्वेश्चन तो एकदम कॉमन है भाई, ये एकदम क्वेश्चन कॉमन है, हर पेपर में ये आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। नाइदर द स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट नॉर द फील्ड मार्शल, क्या हो जाएगा जी? अरे नॉर से जुड़ता है तो इसके हिसाब से चलेंगे ना, तो ये सिंगुलर है ना जी। अरे और से या नॉर से जुड़ता है तो सेकेंड वाले के हिसाब से चलते हैं। सेकेंड वाला मेरा क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, बाज। चलिए बहुत जल्दी समझ गए। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। द सडन इन्फ्लक्स ऑफ रिक्रूट्स हैज हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द एकेडमिक डेली लॉजिस्टिक। क्लियर है? चलिए बताइए। द सडन इन्फ्लक्स ऑफ रिक्रूट्स हैज हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट, क्या हो जाएगा जी? ये गलत है ना, नॉन लेना होगा ना। चलिए यहाँ नॉन लेना होगा, ठीक है ना, वहाँ वर्ब ले लिया है वो गलत है, उसको लेना चाहिए था नॉन। क्लियर है जी अभिषेक? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? और ये तो आप पहले से कॉन्सेप्ट जानते ही हैं कि हैज हो, हैव हो या हैड हो, सब के बाद क्या लगाना होता है, V3। और V3 क्या होता है, हैड होता है ना। V3 जो होता है वो कौन होता है, हैड होता है। क्लियर है? चलिए ये देखिए भाई, आपके सामने आया है नो सुनर, नो सुनर। अब यहाँ पर कहने की क्या ज़रूरत थी, जिस तरह से अभी आपने बोला था कि सर हार्डली और स्कार्सली रहता है, तो आप क्या करते हैं, वेन लगाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है ना जी। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन को आप एक बार देख लीजिए। कॉम्बिनेशन क्या है आप बताते जाइए, हम खाली आपसे सुनते हैं। कहीं पर नॉट लिखा हुआ है तो क्या लगाना होगा आगे, वट। नॉट ओनली लिखा हुआ है, क्या लगाना होगा बाबू, बट ऑल्सो। ठीक है, नाइदर लिखा हुआ है, क्या लिखना पड़ेगा, नॉर। रैदर लिखना है, देन क्या और। ठीक है, जस्ट लिखा हुआ है, क्या लगाइएगा, एज। ठीक है ना, सॉरी देन देन देन, कहाँ हमें आइदर दिमाग में था जी आइदर दिमाग में था। आइदर के साथ क्या लगाना है, और। फिर नॉट ओनली हो गया, नो सूनर, क्या लगाना है, देन। एज सून, क्या लगाना है, एज। क्लियर है ना? ठीक है। ऑल्दो है तो क्या लगाना है, ऑल्दो। इवन दाओ, क्लियर है, इवन दाओ, दाओ। हाउ इवर, जानते हैं देवराज, इस पर ज्यादा सवाल किया है। हाँ हो सकता है, लेकिन हम कह रहे हैं इस पर सबसे ज्यादा सवाल किया है। ये हाउ इवर पर सवाल करता है, तो हाउ इवर पर भी क्या करना है आपको, 8। क्लियर है? तो ये सब आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, हो गया ना ये? अच्छा देख लेते हैं। छह नंबर क्लियर हुआ ना? अच्छे, दोनों में देन है, नो सुनर देन, तो देन तो दिया हुआ था जी, तो नो इम्प्रूवमेंट होगा। अच्छा हाँ,
लेकिन रूल क्या कहता है कि एक तरफ यदि आप V2 यूज करते हैं तो सेकेंड पार्ट में हेड होना चाहिए तो है ऑप्शन में। चलिए तो आंसर चेंज हो गया, क्या दिक्कत है? वो मरवा दिया तो जरूरी है कि उसी का मानेंगे हम। हाँ आपका सही है भाई, आप डरिए नहीं। रूल क्या कहता है आपसे देवराज? रूल आपसे कहता है कि यदि आप एक तरफ V2 यूज किए हैं तो आगे क्या लिखना पड़ेगा? हेड प्लस V3, और उस हिसाब से कहाँ सेट हो रहा है? C नंबर, तो C नंबर। कोई दिक्कत? चलें, सही जा रहा है जी यही सब सही हुआ होगा, हमको पता चल रहा है। जो नंबर आया ना 20 तक आया है, 25 तक आया ना, यही सब सही हुआ होगा आप लोग का। चलिए जी, आप जानते हैं ना डिस्कस के साथ कोई प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं होती है। कॉन्सेप्ट हमको बताइए, हमको नहीं आता है, हमको नहीं आता है कि कैसे पता चलेगा कि कोई वर्ब है जो अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं रखेगा। तो चेकआउट करने का तरीका आपको बताए थे ना, क्या था तरीका? सीधा एक कॉन्सेप्ट है आपके पास, क्या चेकआउट कीजिए, ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव, है ना? ट्रांजिटिव के साथ हमको कोई प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो खुद कहता है कि हमको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। और इंट्रांजिटिव कहता है कि हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट जोड़ दें। क्लियर है ना जी? तो इसको जुड़वाने के लिए बताए थे ना, फेविकॉल कौन है? एक वो है, वो कौन है? प्रीपोजिशन। तो डिस्कस के साथ हमको किसी भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। चलें, क्या मरवा गया आंसर? ऑप्शन ए सही है ना, डिस्कस द स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट। चलिए नेक्स्ट। बीइंग अ क्लाउडी डे द रिकनेसेंस ड्रोन कुड नॉट कैप्चर क्लियर इमेजेस ऑफ द वैली। ये कॉन्सेप्ट हम आपको बताए थे कि बार बार पूछेगा आपसे। ये बीइंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बार बार आता है। क्या कॉन्सेप्ट था जी? हमको बताइए थोड़ा सा। काहे लगाएंगे? हमको ये बताइए आप कि आप यहाँ ईट क्यों लगाना चाहते हैं? हम क्या बताए थे आपको? पहले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, ठीक है, दूसरे सेंटेंस के लिए भी सब्जेक्ट यदि वही हुआ, क्लियर? पहले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो दूसरे सेंटेंस में भी यदि वही सब्जेक्ट बन के आया तब तो बीइंग से शुरू करेंगे। क्लियर है? और यदि पहले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, वो अलग है, तो इट करेंगे। तो देखिए बारिश हो रही है, काम ड्रोन नहीं कर रहा है, तो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हुआ ना जी। यही कॉन्सेप्ट रखिएगा दिमाग में बाबू, ना तो फांस जाइएगा। क्लियर? अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुरंत ईट लगा दीजिए। काम कर रहा है ना रूल अच्छा चलिए, मिस करना वो तो जिंदगी का ये रूप है, लेकिन हमारा कहना है कि आपको जो ये बताया गया वो सूट किया ना आपको, बस वही होना चाहिए। हमको, अरे भाई हमको एक बात बताएं, पहला चीज एक चीज समझो इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ने की जरूरत नहीं। अरे भाई जब हम बोले ना तो उस तरह का पॉइंट को ही तुमको शूट करना है, तो तुम पॉइंट को शूट नहीं करते हो, खाली अति कर रहे हो। थोड़ा दिमाग ये सब चीज लगाना चाहिए ना। कह रहे हैं कि इंग्लिश को इंग्लिश तरह को पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप उस तरह से पढ़िएगा ना देवराज, तो आपको हर चीज रटना पड़ेगा। गलत बोल रहे हैं जी? तो आप रटने वाला कॉन्सेप्ट काहे रखते हो आप? इसी वजह से तो हर दिन परेशानी हो रही है। ये रटने वाला कॉन्सेप्ट रखना ही नहीं है इसमें। हमको बस, हमको मेरा कहना है, हमको जो पॉइंट हमको ढूंढना था वो हमको मिल गया, बस डायरेक्ट आंसर करेंगे। अब पेपर में जाएंगे वही काम बार बार करेंगे तो पता चला कि वो 15 क्वेश्चन बनाने में हालत खराब हो जाएगा, वो 25 तो दूर की बात है।
चलिए जी 9 नंबर। अब हमको बताइए, आदित्य बता दीजिए तो थोड़ा सा। द कमांडर इन चीफ एज वेल एज, अभी भाई देखिए तो इसके हिसाब से चलेगा, ये सिंगुलर है ना जी, है तो यहाँ पर आर होगा ना, इज ना होगा। कौन वाला है जी? बी नंबर। अब आपको चेक करना था ऑप्टिमिस्टिक अबाउट, क्या मरवाए आंसर? तो क्या दिक्कत है? किसी चीज को लेकर आशावादी होना। हम आपकी सफलता को लेकर आशावादी हैं। किसी चीज को लेकर जब कोई आशावादी है, ठीक है, तो क्या आप, जैसे आप कहते हैं होप, आई होप मेनी थिंग्स फ्रॉम यू, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। अरे हमको उतना काहे बताने की जरूरत है, हमको एक एक को बताइए ना जी। आप एक के बार तो बोल दिए हैं कि सर हमको जहां पर दिख गया कि क्या है ऑब्जेक्ट की उसको जरूरत है, अदेले नहीं है, तो लगा देंगे प्रेपोजिशन। और उसको जरूरतें नहीं है, डायरेक्ट ले रहा है, तो फिर वहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। बार बार ये चक्कर में क्यों फंस रहे हैं संदीप? नहीं नहीं, ये तो अबाउट है ना, किसी चीज को लेकर आशावादी होना। अच्छा चलिए, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना देवराज, अब पेपर आ रहा है बाबू, थोड़ा सा सजग रहिएगा, समझे ना, क्योंकि मेहनत तभी रंग लाएगा जब आप उसके हिसाब से सजग रहेंगे। इंग्लिश एक समस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा खेल। चलिए नेक्स्ट देखिए, जो भी हैं और ऑनलाइन भी देख रहे होंगे लोग, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं चाहे आप लोग भी देख रहे हैं, सबको हम एक सजेशन देते हैं कि इंग्लिश में कभी भी आप रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाइए। कॉन्सेप्ट लगाना है ये कि यदि हम कुछ जानते हैं तो उसके हिसाब से चलेंगे, ना कि हिंदी और इसके चक्कर में पड़ेंगे। और जहाँ दम बहुत मजबूरी हो जाए कि अब हिंदी किए बिना काम नहीं चलेगा, तब तो फिर दूसरा उपाय नहीं है ना। जैसे आपको सीबीएसई वाले लड़के क्यों मार रहे हैं पता है आपको? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आपको क्यों मारते हैं? बिहार बोर्ड के बच्चों को इंग्लिश बोर्ड का जो लड़का है यही वजह से पटक देता है, जैसे वो इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझने का प्रयास करता है, और आप क्या होता है ना कि हर चीज को हिंदी करते हैं। अब जो बच्चा हिंदी करेगा वो हिंदी करने के चक्कर में फंसा रहेगा। कितना का वर्ड मीनिंग होता है ना कि पैसेज में ही छिपा रहता है। जैसे कल पेपर जो हुआ है उसमें देखिएगा पैसे से ही साइनो एंटो खोजने के लिए बोला गया था, तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ा, सही हुआ। तो वो कॉन्सेप्ट वैसा ही बनाना है। चलिए बोलिए जल्दी। अरे भाई अभी तो हुआ था कि सेकेंड पार्ट में यदि आप वुड हैव लिखते हैं, सेकेंड पार्ट में यदि आप क्या लिखते हैं, वुड हैव लिखते हैं, तो पहले वाले में क्या होगा जी? हैड होगा ना जी। इसको चेंज कर दीजिए, हैड में कहाँ है? अच्छा चलिए, ये सब इधर है ना क्लियर। देखिए तो हिंदी करना पड़ रहा है। अब हिंदी में हम फंसने जाएं तो देखिए हमको कुछ दिखबे नहीं किया, कुछ हमको दिखबे नहीं किया, खाली हमको हैड दिखा, आंसर हो गया क्या? चलिए भाई, वन वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। के को दिया हुआ है जी? 3 को है। A person who is chosen by 2 conflicting पार्टी। अरे भाई 2 लोगों के बीच झगड़ा हुआ है तो बीच बचाव करने वाले को हम लोग आर्बिट्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यस्थकर्ता, है ना। जैसे भारत और अमेरिका के बीच, सॉरी ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान जैसा देश क्या बनने गया है? आर्बिट्रेटर बनने गया है। माने इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है? जिसकी अपनी स्थिति दयनीय है, जिसको कोई पूछता नहीं, वो है जो बीच बचाव करने के लिए गया है। तो सोच लीजिए कितना सफल हुआ कि बीच में संधि भी हुई, समझौते भी हुए, और फिर देखिए हॉर्मुज वाला इशू क्लियर हो गया कि अब फिर उन दोनों के बीच टकराव हो गया है, फिर से तेल महंगा होगा एक तरफ। तब इसी तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान जैसे देश जब मध्यस्थता करेंगे तो असलियत तो बताने की जरूरत नहीं है। आर्बिट्रेटर माने मध्यस्थ होता है, तब पंच माने क्या होता है?
हैं गांव में भाई भाई में पटका पटकी होता है तब बीचे में जाते हैं सुलझावे। मीडिएटर है बीच वाला, नेगोशिएटर माने क्या होता है तोल मोल करने वाला, इंटरमीडिएटरी माने होता है बीच बचाव वाला, बीच वाला, ठीक है ना, मध्यांतर जो बोलते हैं ना इंटरमिशन। क्लियर है? चलिए अब देखिए भाई, पहले ये बाडवा को देख लीजिए तो इलेगी माने क्या होता है। चलिए यूलॉजी माने क्या होता है जी, श्रद्धांजलि। एपिथाप को हिंदी में जो महलों पर लिखा होता है समाधि लेख। क्लियर है? और एक है पैंजेरिक, पैंजेरिक माने होता है स्तुति पाठ, किसी का बड़ाई कर रहे हैं आप तो क्या है फॉर्मल स्पीच और राइटिंग दैट हाईली प्रेज समवन और समथिंग, टिपिकली समवन हु हैज जस्ट डाइड और है जी, तो मर गया तो उसको श्रद्धांजलि यूलॉजी ना देगा जी। समवन हु हैज जस्ट डाइड और रिटायर्ड फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेज है। हाँ वही चीज बोल रहे हैं, ये आंसर होना चाहिए। स्पीच है जी, सॉरी ये होगा। और ऐसे ट्रिब्यूट मैंने भी होता है श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट करते हैं ना श्रद्धांजलि। चलिए 13 नंबर, पेरोल समझते हैं ना, पैसा देके यदि कोई व्यक्ति पैसा देके कुछ समय के लिए, पैसा देके जब कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए जेल से रियायत हासिल करता है, ठीक है ना, तो उसको पेरोल पर कहते हैं। जैसे एक होता है बेल, बेल और पेरोल में क्या अंतर है भाई? नहीं तो बेल में नहीं जाना पड़ता है क्या? अरे ऐसा कहाँ है भाई, बेल टूटता है तो जेल ना हो जाता है। पेरोल का मतलब होता है कि आपको कुछ पैसा उसके एवज में देना होगा, ठीक है, और एक अवधि तक ही बाहर रह सकते हैं। और बेल का मतलब होता है कि कानूनन रूप से आपको कुछ छूट दी गई है ताकि आप जरूरत पड़ने पर कोर्ट के सामने हाजिर होते रहें। देखिए ना, पेरोल तो आप समझ गए, एक है एमनेस्टी। एमनेस्टी में क्या होता है जी? माफी। बताइए, एक सवाल है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का सेंटर कहाँ है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का सेंटर कहाँ है? स्विट्जरलैंड। मैंने कुछ भी है तो जेनेवा बोल देना है नहीं। स्विट्जरलैंड बोल रहा है, जेनेवा बोल रहा है ना। रोम है जो ILO का है ना। ये जो है वो कहाँ पर है जी? तो लंदन में है, समझे ना। चलिए जी, एक है फोरलाफ, है ना। फोरलाफ क्या होता है? थोड़े दिन की छुट्टी, थोड़े दिन की छुट्टी। और एक वर्ड आया था रिप्रीव, रिप्रीव माने क्या होता है? दंड विराम। अब आपके पास ऑप्शन क्या है? द रिलीज ऑफ अ प्रिजनर। अरे कैदी व्यक्ति है तो ऐसे ही पेरोल ही होगा भाई, आगे सोचने की जरूरत ही नहीं थी, आगे आप कुछ दे ले रहे, कैद वाला यही एक ऑप्शन है। वो एमनेस्टी में माफी होता है, तो क्षमा माफी होता है ना। अब हमको बताइए, उसमें प्रिजनर को ही माफ करते हैं। चलिए बताइए भाई, इसका ऑप्शन लगता है डी नंबर होगा, है ना। टू स्टीयर क्लियर और कीप अ सेफ डिस्टेंस, माने दूरी बनाना। क्या हो जाएगा बाबू? दूरी बनाना। चलिए जी, सी नंबर 15, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स। बताइए, अपने आप को कुछ ज्यादा ही सुधरा हुआ व्यक्त करना। टू प्रेजेंट वन सेल्फ इन अ नीट एंड डिसिप्लिन मैनर। चोर चमार जो रहता है ना, जो चोर रहेगा ना वही अपने आप को कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। अच्छे लोगों को पेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना जी। अच्छे लोग अपनी अच्छाई के लिए जाने जाते हैं
और चोर चमार लोग होते हैं ना, जो फेकैती करते हैं ज़्यादा लोग, हम तो अच्छे हैं, और जब उसकी बारी आएगी ना तो सुधर जाएगा। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाइए, नहीं तो आपको बर्बाद कर देंगे, है ना। आज के दौर का सबसे बेस्ट शिक्षा है कि मतलबी दुनिया से दूर रहिए, नहीं तो मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, वही वाला रूल लागू हो जाएगा। हाँ, तब देखिए देवराज है जो लगता है धोखा खैले, है ना जी। क्या जी देवराज, कभी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी में धोखेबाजियां भी जरूरी है, क्योंकि धोखेबाजियां ना होना तो असल रंग लोगों का नहीं दिख पाता है ना। मेरी शादी में जरूर आना मूवी थी ना, वो धोखेबाजी नहीं होती तो बेचारा डीएम नहीं बन पाता क्लर्क ही रह जाता। तो धोखेबाजियां भी बहुत ज़रूरी होती हैं, है ना, क्योंकि उससे जो दिल पे चोट लगता है ना, वो चोट यहाँ न लग के दिमाग पर भी लग जाता है, और वो दिमाग जिस समय एक्टिव हो जाता है ना तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है। एक्टिव माइंड कैन अचीव एनी गोल ऑफ योर लाइफ, ठीक है ना। यदि आपको दुख हुआ तो ये दुख आपको सफलता तक ले जाएगा। जीवन का साथी कभी भी सुख नहीं हो सकता है, क्योंकि सुख इस बात का एहसास नहीं होने देता है कि और सफलताएं कैसे हासिल की जाए, लेकिन दुख जो है हमें सिखाता है कि जो गलतियां हो गई दोबारा नहीं करनी है, और इस दुख के घड़ी को खत्म करने के लिए और बेहतर क्या करना है। तो दुख भी जरूरी होता है। कहते हैं ना कि गर्मी ना पड़े तो ठंडा का मजा कैसे आएगा, है ना जी। चलिए नेक्स्ट, क्या नंबर है। अब भाई देखिए, इसी तरीके से अभी सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी जो सवाल साइनों वाले आ रहे हैं इसी तरीके से आ रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा अप टू डेटेड वे में हमने पेपर बनाया था। और आपको अच्छा 16 छूट गया जी, क्या है ये, टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, यही ना है। तो इसका क्या है, बी नंबर, टू इशू अ फॉर्मल चैलेंज टू समवन, औपचारिक चुनौती। कहने का मतलब है कि हम आपसे लड़ना नहीं चाह रहे हैं भाई, मैंने अपने जो आप झंझट मोल लिए हुए थे उसको दूर कर देना। चलिए 17 नंबर सही हुआ था जी, ये तो सही हो गया होगा, गलती हो गया। आप देखिए, द जनरल्स मर्सिनरी मोटिव्स वेयर एक्सपोज्ड व्हेन इट वाज रिवील्ड ही एक्सेप्टेड ब्राइब्स फ्रॉम फॉरेन डिफेंस। आप देखिए, ये 17 नंबर का पैटर्न हम खाली आपसे बताना चाहते हैं। इस तरह के जो सेंटेंस में साइनोनिम्स आए तो हो सकता है कि इसका मतलब हमको पता ना हो, लेकिन सेंटेंस से मतलब निकाल सकते हैं आप। हमको एवं संदीप इसका मतलब खाली थोड़ा सा बता दीजिए। पहले वर्ड मीनिंग का देख लीजिए। मैलिशियस माने क्या होता है, दुर्भावनापूर्ण। वर्ड आया था एक्विजिटिव, माने क्या होता है, लोभ या लालसा। ट्रीचरस माने क्या होता है बाबू, धोखेबाज, है ना। और एम्बिशस माने क्या बोलते हैं उसको, माने लालसावादी, है ना जी, कुछ ज्यादा ही चाहत रखता है। चलिए जी, अब हमको बताइए, चारों मीनिंग आपको पता है, अब बताइए अभिषेक, उस हमको थोड़ी देर के लिए खाली हमको ये बताइए कि मर्सिनरी का मतलब आपको पता नहीं है, क्लियर ना। अब हमको बताइए, पेपर हमारा ऐसे ही आएगा। अभी पेपर जो साइनों का आएगा वो डम जस्ट यही आएगा। अब आप हमको बस ये बताइए कि यदि इसका मतलब ना पता होता तो कैसे करिएगा, क्योंकि साइनों का नया कॉन्सेप्ट यही है भाई। एसएससी में अभी साइनों का जो नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है वो यही है, सेंटेंस में दे रहा है, तो आपको एक तरह से हेल्प ही कर रहा है। लड़के समझ ना पा रहे हैं इस बात को तो अलग बात है, लेकिन वो वास्तव में हेल्प ही कर रहा है। द जनरल्स
ठीक है, मर्सनरी मोटिव्स वेयर एक्सपोज्ड। अब यहां तो सोचिए, जनरल का डैश जो चाहत था ना वो खुल गया, एक्सपोज हो गया। वेन इट वाज रिवील्ड, जब ये बात पोल खुली कि ही एक्सेप्टेड ब्राइब्स फ्रॉम फॉरेन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, माने जो विदेशी ठेकेदार हैं उनसे उसने क्या किया है, घूस लिया है। तो अब सोचिए उसकी लालसा वाली बातें ना जानकारी में आ गई जी, फायदा कमाने वाला चाहत क्या हो गया। तो अब सोचिए, इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन यहां सेंटेंस से हमको पता चल गया। सेंटेंस से क्या पता चला आपको कि वहां पर यह लालसा वाली ही बात होगी। क्लियर है? चलिए जी, तो यहां पर वो चीज नहीं है। तो इस सेंटेंस वाला में एक देख लीजिए देवराज, सेंटेंस वाला में एक बात ये भी होती है कि सेंटेंस के हिसाब से भी सोचना पड़ता है। डायरेक्ट वर्ड है तब अलग बात है, यहां सेंटेंस के हिसाब से भी आपको सोचना पड़ेगा कि उसका मतलब क्या है। अच्छा, सेंटेंस वाला आपको दिया ही क्यों? यदि वो पॉइंट टू द पॉइंट ही सवाल करना होता तो आपको सेंटेंस वाला दिया है क्यों? वो सेंटेंस वाला जो दिया जाता है वो आपकी समझ को चेक किया जाता है, आपकी समझ शक्ति कैसी है। जैसे अभी यूपीएससी का जो परीक्षा प्रणाली है उसमें एक बात किया गया है कि यूपीएससी सीधा कहता है कि हमको पढ़ाकू बच्चे नहीं चाहिए, हमको पढ़ाकू होने के साथ साथ उसकी समझ शक्ति कितनी अच्छी है ना, किसी चीज़ का हैंडलिंग पावर कितना अच्छा उसके पास है, वो भी चेक करना होता है यूपीएससी को। वैसे लड़कों को वो सिलेक्ट करना चाहती है। तो अब एसएससी भी उसी पैटर्न पर चल रही है कि हमको भी लड़का खाली रट्टे वाला नहीं चाहिए कि ओकर वाला ऐसा है तो उसने खोजते खोजते पगला हो जाए, मिलबो ना करेगा ऑप्शन। क्लियर है? तो सेंटेंस के माध्यम से वो साइनो जो दे रहा है वो ये जानना चाहता है कि लड़का सेंटेंस समझता है कि नहीं। चलिए अब अपने बता दीजिए। तो लैकोनिक है जी, क्या होता है? अरे कोई चीज कम बोलता है ना। प्रोलॉन्ग्ड माने क्या होता है जी? लंबा। अब थोड़ा सेंटेंस देख लेते हैं। द फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन आउटपोस्ट सेंट अ लैकोनिक रेडियो ट्रांसमिशन, यानी यहाँ लैकोन जो रेडियो ट्रांसमिशन है वो छिपा के भेजा गया होगा या कम आवाज में भेजा गया है, यही बात हुआ है ना। अब उसका मतलब आप यहाँ देखिए प्रोलॉन्ग्ड एक दिया हुआ है लंबा। अब आपके पास और क्या है जी? एम्बिगुअस माने क्या होता है जी? अनक्लियर ना। चलिए, और एक वर्ड यूज किया गया है टर्स। टर्स माने, अब देख लीजिए बाबू, तो आंसर मिल गया है ना। वोलेटाइल माने क्या होता है? नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल, है ना। करते रहो भाई, कल सैटरडे है। चलिए आंसर क्या हो गया? और ये हम बात बताएं, टी वाला का एक तरीका आपको बताते हैं टी को समझने का। जहाँ टी रहेगा ना संदीप, तो आधा मतलब निकाल लीजिएगा कि उसका कुछ ना कुछ छोटे है, किसी चीज़ को कम करना। ठीक है, जैसे टर्स करना, टिमसी करना, ट्रिम करना। टी शर्ट, शर्ट का छोटा रूप टी शर्ट, गौर कर रहे हैं ना। तो जहाँ टी रहेगा ना वो मतलब मान ले नहीं भी याद है तो थोड़ा सा दिमाग खाली लगाइएगा कि इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा ही है। क्लियर? चलें, जैसे आप देखिए खिलौने, टॉय बोलते हैं आप, छोटे छोटे खिलौने बड़े हो जाते हैं, स्कल्पचर हो जाता है, होता है ना, स्टैचू हो जाता है, बड़ा वाला हो जाता है, स्टैचू हो जाता है ना। चलिए 19, समझने में समझाने में मजा आ रहा है ना जी। चलिए भाई आप भी देख लीजिए इसका मतलब क्या होता है। पहले हमको वर्ड बताइए, अग्रेसिव माने क्या होता है? गुस्सैल। एक वर्ड है फ्लोरिशिंग माने क्या होता है? अरे उत्कर्ष। एक है डाइंग माने मरना, तो मोरिबंड माने मरना ही होता है। एब्सोल्यूट माने वास्तविक। तो आंसर हो गया आपका। चलिए एंटो बताइए, फास्टिटुअस। अब वर्ड पहले देख लीजिए, फास्टिटुअस के लिए वर्ड दिया गया था जो देखना है पहले। मेटिकुलस माने क्या होता है जी? सावधानी पूर्वक।
एक देखिए स्लोवेनली है, स्लोवेनली मैंने क्या होता है जी? लापरवाही, तो यही ना हुआ जी, हैं? इंडिफरेंट मैंने उदासीन, और अनक्रिटिकल, तो क्रिटिकल का एंड टू अनक्रिटिकल है। चलिए आंसर सही है। चलिए जी, ये वर्ड है, ना मालूम रहे तो सेंटेंस पढ़िए, मालूम है तो अच्छी बात है। पहले नेक्सियस मैंने क्या होता है जी? सीरेन मैंने क्या होता है जी? शांत। डेलिबरेटली मैंने क्या होता है? जानबूझ कर ना। आई वोलेटाइल मैंने क्या होता है? अरे वोलेटाइल मैंने क्या होता है? यदि हम साइंस की भाषा में ना बात करें तो साइंस की भाषा में क्या होता है कि आप सीधे कह देते हैं घुलनशील है ना, नॉन सॉल्युबल है। तो वोलेटाइल मैंने कहीं भी जाके घुल जाए, मिल जाए, है ना, चेंजेबल जिसको आप बोल सकते हैं। यानी यदि हम इंग्लिश में लिटरेचर में आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अस्थिर। क्लियर है ना? तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा जी? जो इम्प्रटेबल है, मतलब जिसको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, है ना, घोड़ा बेच के सोने वाला, तो क्या हो जाएगा? ये होता है इनपेनेट्रेबल होता है वो। पेनेट्रेट करना माने होता है भेदना। कहाँ चल जाते हैं आप पढ़ते पढ़ते? चल रहे हैं, सही है ना? हाँ, अभी और इसी वजह से होमोनिम्स का भी सवाल डाला जा रहा है ना, कि समस्या वाला खत्म हो जाए। चलिए बोलिए भाई, आपके पास आया है रिस्काइंट। रिस्काइंट मैंने क्या हो गया? द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिस्काइंट द आउटडेटेड मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। मैंने आउटडेटेड मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, उसको क्या कर रहा है? तो रिस्काइंट करना मैंने क्या हो गया जी? रद्द करना। चलिए, तो उसको मंजूर करेगा ना जी? है ऑप्शन है ना? चलिए भाई, हाँ जी, चलिए रेटिफाई कर दिया। एक वर्ड आया रिपील करना, मैंने पीछे हट जाना, निरसन हो जाना। चलिए, ये एक है डिसवर्ट, मैंने डिसरप्ट है, बाधित। सस्पेंड माने निलंबित। आपके पास ऑप्शन क्लियर है। चलिए जी, सर्विलांस। ए होगा, ए सी होता है ना? चलिए जी, क्या करवाया गया था? लेफ्टिनेंट। सही है जी, हाँ सही है भाई, तो सब सही है, इसमें सब सही है। ब्यूरोक्रेसी मैंने क्या होता है? फिर आया है क्वेश्चनियर, प्रश्नावली। कॉन्सेंसस मैंने क्या होता है जी? है कर्तव्यनिष्ठ। लेफ्टिनेंट तो आप जानते, सब सही है इसमें। चलिए भाई बोलिए, 25 नंबर वर्ड है, पहले जो देख लीजिए। एब्रोगेट करना मैंने क्या होता है? निरस्त करना। वर्ड है एरोगेट करना, लैप्स करना, अरे हड़पना। मिटिगेट करना मैंने क्या होता है? मिटिगेशन मैंने कम करना ना। और डेरोगेट है, डेरोगेट मैंने क्या होता है जी? हाँ सही बोले आप, अपमानित करना। हाँ अभिषेक है जो अच्छा अच्छा वर्ड देखिएगा बता देता है, जो आप सोचिएगा नहीं ना वो बता देता है। हल्का में फंस जाता है हल्के वाला सवाल में फंस जाता है अभिषेक। चलिए, मजा आ रहा ना? सवाल दम ऐसा ही आना चाहिए जो लगे कि बनाते समय मजा आ रहा है। क्या करवाया गया जी? ए नंबर करवाया गया है ना। द न्यूली अपॉइंटेड कमांडर डिसाइडेड टू एब्रोगेट द आउटडेटेड फील्ड प्रोटोकॉल। भाई पुराना जो प्रोटोकॉल था उसको क्या करेगा? वो निरस्त करेगा।
चलिए, डिस्पाइट फेसिंग सिवियर लॉजिस्टिकल डिलेज द रेजिमेंट मैनेज टू कंप्लीट द फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन मैंने क्या होता है जी? मजबूतीकरण, किलेबंदीकरण, ठीक है ना। चलिए, वर्ड आया था अहेड ऑफ, तो शेड्यूल से आगे करेगा। अच्छा अच्छा, ये देखिए, ऑन द ब्रिंक ऑफ मतलब क्या होता है? कगार पर। तो ये तो लाइफ है, टाइमिंग की बात होती है, वहां पर कगार पर यूज करते हैं। इन अकॉर्डेंस विथ मैंने समझौता, और अब्रेस्ट ऑफ मैंने क्या होता है जी? अब्रेस्ट ऑफ मैंने, अरे भाई किसी के मैंने किसी से आपका अच्छा होता है संबंध, तो उसको अकॉर्डेंस कहते हैं। आगे, तो शेड्यूल से आगे ही वो फोर्टिफिकेशन करना चाहता है, किलेबंदी करना चाहता है। चलिए जी, 27 नंबर, 27 नंबर, द पीस टॉक्स फेल्ड बिकॉज बोथ नेशन रिफ्यूज टू डैश इवन एंड। अरे भाई, एक दूसरे को 1 इंच देना नहीं चाहता है, तब ना झंझट हुआ जी। सेंड मन करना मैंने क्या होता है जी? सौंपना, है ना। तो पीस टॉक फेल, अभी जैसे देख रहे हैं ना, ईरान अमेरिका वाला जो पीस टॉक है वो फेल हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच झंझटें रेगुलर चलती ही आ रही हैं। क्यों? क्योंकि 1 इंच हम लोग पीछे हटना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे को 1 इंच सौंपना नहीं चाहते हैं, भले चीन को 60 किलोमीटर दे देते हैं, है ना। अरुणाचल के इलाके दे रहे हैं ना आप, हाँ, तो ये वो कर दीजिए, वो से लीजिए। सीड मनी क्या होता है जी? सीड मनी क्या होता है? बीज। और कौन सीड मनी? स्वीकार करना, और ये सीड करना मनी वही चीज है, तो आंसर वो सही है। अरे स्वीकार करना ही होता है, एक्सेप्ट कर लेना। चलिए जी, 28 नंबर, वर्ड आया था इमिनेंट, मनी क्या होता है? आसन्न। एक है इमिनेंट, मनी क्या होता है? प्रख्यात ना है। परमानेंट मनी क्या होता है जी? अस्थाई। और इमानेंट मनी भी होता है नजदीकी। क्या करवाया है? द फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन पोस्ट रिपोर्टेड डैट। देखिए इधर सबसे आगे जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाया गया था, उसने रिपोर्ट किया था कि द एनिमी फोर्सेज वेयर प्रिपेयरिंग फॉर अ इमिनेंट नाइट असॉल्ट। सही तो है, नजदीकी, अभी उभी के समय में, हो सकता है कि रात के समय में, नजदीकी रातों में वो क्या करेंगे? हमला करेंगे। ये सही है। अंतर क्या है? जब रिश्तों का लगाव होता है तब इमानेंट करते हैं। रिश्तों की, जैसे आपके प्रति हम नजदीकी हैं, ना कहते हैं हमारे नजदीकी हैं, हाँ यही वाला, हाँ। इमिनेंट मने नजदीकी, मने समय का नजदीकी बात होता है तो इमिनेंट करते हैं। और ये इमिनेंट मने तो प्रख्यात है ही। चलिए जी, 29 नंबर, गैरुलस मने क्या होता है जी? रेटिसेंट मने लैकोनिक ना, अल्पभाषी। एक फास्टिडुअस मने गुस्सैल ना होता है, नकचढ़ा। और गिरगैरियस मने, अरे गिरगैरियस मने जो समूह में रहना पसंद करता है, मिलनसार। चलिए भाई, ड्यू टू हिज डैश नेचर द इंटेलिजेंस ऑफिसर नेवर शेयर्ड ऑपरेशनल डिटेल्स। अरे भाई, तो आप सोच लीजिए कि वो आदमी पर आरोप लगा है कि कुछ बात बोलते हैं ना यार सामने, तो ये बोल देता है, जाके रिवील कर देता है ना। जैसे गंधारी को बोला गया था रावण के बारे में। रावण की पत्नी का नाम गंधारी था जी, मंदोदरी, हाँ। तो उसको पता था कि रावण को कैसे मारा जा सकता है ना, वो बताया था उसको। नहीं, हम लोग गलत हैं,
ये द्रौपदी को नहीं, माता कुंती को भीम ने ये श्राप दिया था कि किसी भी महिला के पेट में कोई बात नहीं पचेगा। अब जो भी रहे, भीम दे युधिष्ठिर, हम लोग हिंदू तो नाम के हैं ना भाई, हम लोग मुस्लिमों से बदतर हैं भाई, मुस्लिमों से बदतर हैं, क्योंकि मुस्लिम धर्म वाले जो लोग होते हैं पढ़ाई तो करते हैं, साथ साथ रिलीजन के बारे में पढ़ाई होती है उनकी। हम लोगों ने केवल गीता पढ़ा है, अरे वो 2-4 गो पढ़ लिए हुए, जर जोरू जमीन, नहीं वही पढ़ा है, गीता में पढ़ा है, जर जोरू जमीन लड़ाई लगवाता है, वही चीज है ना। हम हाँ इंग्लिश हिंदी साफ बोल देते हैं ये ऑब्सलेट टाइप ऑफ पर्सन बोल रहे हैं आम सम को। देखिए एक बात बताते हैं, सबसे पहले आप किसी धर्म की बात ना करें, ठीक है ना, नहीं तो इशू हो जाता है। खान सर फैजल खान बन गए, है ना, उन पर आरोप लगाया गया कि रिलीजन का बिजनेस करते हैं। लेकिन हम एक बात बताते हैं, सबसे पुराना धर्म कौन सा है आपका? सनातन। सनातन का ही विकसित फॉर्म क्या हुआ? हिंदुत्व आया। आप इतिहास यदि पढ़ते हैं, इतिहास के कितने बड़े जानकार है वो आप ना बताइएगा भाई, कि इतिहास का जानकार होगा ये बात जानता होगा कि जितने भी धर्म आए कहीं ना कहीं उसी से विकसित हुए। हाँ ये बात सही है कि हिंदुत्व में इतनी सारी कमियां थीं, कुरीतियां थीं, कि जिन लोगों को ये चीज स्वीकार नहीं हुआ वो धीरे धीरे इससे अलग हो होकर उन्होंने एक नया धर्म निकाल दिया, है ना बाबू, यही कॉन्सेप्ट है ना। वो तो 712 ईस्वी में आप जान रहे हैं मीर कासिम आया, मीर कासिम आया तभी से ना शुरुआत मानी जा रही है। फिर डायरियस के समय से थोड़ा माना गया है, तो वो बातें अलग है। वो देखिए कन्वर्टेड मुस्लिम वाला बात मत कीजिए, वो सिया सुन्नी का मैटर उठ जाएगा, ठीक है ना। तो मैटर्स और हैं, वो कभी क्लास में मौका मिलेगा तो हम लोग बात करेंगे, जो जीएस वाला टेस्ट पेपर करेंगे ना तो उसमें बताएंगे। चलिए सही है। द कमांडर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड लगा हुआ है तो बाज लगेगा या वेयर लगेगा ना जी। द ट्रूप्स टू क्लियर द वैली, क्या मरवाएगा आंसर? क्या मरवाया गया है आंसर? सही है ना। द ट्रूप्स वेयर तो प्लुरल है तो वेयर लगा, सही है, ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाना है। चलिए वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेज, बोलिए जल्दी। अब क्या दिया हुआ है आंसर, तो इसका बी करवाया गया है। नहीं नहीं नहीं, नहीं वो मस्ट सही है, मस्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मस्ट क्लियरिफाई किए हुए है तो सही है, नहीं क्लियर रहता ना तो गलत हो जाता। अच्छा एक खाली हम ये बात आपसे पूछना चाहते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट आपने क्यों नहीं रखा? इसमें ऑब्जेक्ट क्यों नहीं रखा? वंस कर देते, हटा देते, मैंने ऐसे बोलिए कि हटा देते हैं, कारण क्या है ये बताइए। वॉइस, वॉइस का एक पोर्शन होता है जहां पर हम ऑब्जेक्ट लिखना पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं देवराज? नहीं, सीधा कहने का मतलब ये है, हमको इतना नहीं आता है भाई, कौन इंपरेटिव है और कौन असर्टिव है, ये सब चीज में फंसे का है। हम एक ही बात जानते हैं देवराज, कि यदि बातें सामान्य जन पर लागू हों, बात सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं लागू होकर सामान्य जन पर लागू होगा, तो तय हो गया कि उसके लिए ऑब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है। समझ आया संदीप? समझ में आया बात? मेरा कहने का मतलब आप समझ गए क्या? जैसे वी शुड रेस्पेक्ट आवर नेशन, तो खाली हम ठेका ले ले हैं, देश का आदर करने का ठेका हम ले लें, आप नहीं ले ले हैं, तो सबके लिए लागू है। तो आप लिखते हैं ना, आवर नेशन शुड बी रेस्पेक्टेड। क्लियर? इवन ये वाला
आवर नेशन शुड बी रेस्पेक्टेड आप क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने पहले बताया कि सर ये बात सिर्फ हम नहीं कर सकते हैं, सभी लोग करेंगे। इस हिसाब से इसीलिए हम लोग इस तरह के सेंटेंस में पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट जनरली नहीं देते हैं। और एक कॉन्सेप्ट क्या था हम लोग के पास संदीप, वॉइस क्यों पढ़ते हैं? वॉइस क्यों पढ़ते हैं? या देखिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए हम पैसिव वॉइस ये सब पढ़ते हैं नहीं। आप बोल समझ रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, हम समझ रहे हैं। बात यह है कि जब एक सेंटेंस की शुरुआत जनरली हम लोग नॉन लिविंग बॉडी से नहीं करते हैं, लेकिन हमको यदि सेंटेंस बनाना ही है तो यदि नॉन लिविंग को हम सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो सेंटेंस पैसिव नेचर का होता है। बस इसीलिए वॉइस पढ़ते हैं, समझे ना। अब ये देख लीजिएगा, कोई टीचर आपको पढ़ाएगा नहीं ये बात, आप खाली ये पूछिएगा ना, किसी से पूछिएगा कि वॉइस क्यों पढ़ते हैं। कोई चैप्टर पढ़ा है तो कुछ बात होगा ना भाई, पूछिए उससे कि सर वॉइस क्यों पढ़ते हैं, तो कहेगा कि बस चेंजिंग होता है, इंटरचेंजिंग होता है, किसी बात को हम कितना घुमा के बोल पाते हैं, यही तरीका होता है वॉइस का। लेकिन वॉइस का कॉन्सेप्ट सीधा कहता है कि जब सब्जेक्ट निर्जीव हो और उसी से हमको सेंटेंस बनाना हो तो हम क्या करते हैं, सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखते हैं। वॉइस का हिंदी क्या होता है जी? वॉइस का हिंदी क्या होता है? आवाज। वाह, वॉइस का हिंदी क्या होता है? देख लीजिए, इतना दिन से पढ़े लेकिन नहीं पता है। बहुत तेज है ना जी। चलिए जी बोलिए। सरप्राइज्ड, देख लीजिए क्या हो गया जी। एक बात हम इसमें बताना चाहेंगे, चेंजिंग के बाद आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी कि कुछ वर्ब अपना फिक्स प्रेपोजिशन लेके चलता है ना। जैसे कॉन्सेंट्रेट रहता तो ऐट लगाना पड़ेगा, सरप्राइज है तो ऐट लगाना पड़ेगा। तो कुछो मत देखिए, जेरा में ऐट देखिए इसके बाद कि इसमें है, हो गया आंसर। जैसे हमारा कहना है देवराज कुछ जो वर्ब होते हैं अपना फिक्स प्रेपोजिशन लेके चलते हैं, भले जब वो एक्टिव फॉर्म में है तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पैसिव में जब आप बाई लगाने की जरूरत महसूस करने लगते हैं तो वहां पर उसका फिक्स प्रेपोजिशन लगा दीजिए। पहला बात, एक जनरल कॉन्सेप्ट ये भी बन के आता है कि ये पैसिव में बाई लगाते हैं, तब बाई नहीं रहेगा तब पैसिव सेंटेंस नहीं बनेगा। हाँ, काहे नहीं बनेगा? अरे मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट है जो निर्जीव है, तो हम उसमें बाई कैसे लगाएंगे? बीते लगाएंगे या दूसरे प्रीपोजिशन को यूज करेंगे। क्लियर है ना? या फिर टू बी फॉर्म में कोई सेंटेंस रहेगा डायरेक्टली, तो उसको हमको पैसिव बनाने के लिए बाई नहीं है तो नहीं बनेगा मेरा पैसिव। बनेगा, बनेगा ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए जी। इट इज टाइम टू साउंड द बगल। 33 नंबर। हमको देखिए उतना नहीं, ये वाला टर्म को जियो का त्यों छोड़िए, सब में है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ठीक है ना। अब ये टू नहीं है तो क्या है? फॉर है, कोई प्रीपोजिशन है ना, हो गया आंसर। क्लियर है? क्लियर है? तो चेंज होगा ना, उसमें ऑब्जेक्टवा को उधर ले गए हैं तो चेंज नहीं होगा। ये अपने आप में यूनिक सवाल है भाई, समझे ना, ये अपने आप में यूनिक सवाल है। हाँ वैसे छोड़ना है। वो आपको जैसे याद है ना, सेंटेंस आता था इट इज हाई टाइम, है सेंटेंस आता था ना, इट इज हाई टाइम वेन, या बिना वेन के भी काम चला लेते थे, लेकिन एक शर्त रख देते थे कि आगे का सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए। वही चीज बात है, क्या इट इज हाई टाइम को चेंज करते हैं क्या आप? अरे वही तो उसकी पहचान है, उसी पहचान की वजह से ना आगे वाला सेंटेंस को पास्ट में कर पाए हैं। चलिए जी 34, अरे 45 क्वेश्चन है भाई, जल्दी जल्दी कर लीजिए, नहीं हो पाएगा। चलिए 35 क्वेश्चन करते हैं, बोलिए। चेंज करना है वॉइस।
आज पहले हमको ये वाला बताइए ना, 34 नंबर। दोनों सही लग रहा दो ऑप्शन दिया हुआ भी है वैसा। चेंज द वॉइस गिवन सेंटेंस, दे से दैट द एनिमी हैज। हाँ तो आंसर सही तो बोथ ए एंड सी, इट इज सेड, ठीक है ना। और यहां भी दिया हुआ है सी नंबर, द एनिमी इज सेड टू हैव रिट्रीटेड, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये सही है। लेकिन हम बताएं एक बात, वो तो सही है, लेकिन जब ऐसा बात रहे ना तो जनरली वाला जब भी बोले थे ना अभी, इसी के साथ जाइएगा, इट वाला ही से चलना है, समझे ना बाबू, नहीं तो फंसा देगा आपको। तो हम आपको सजेशन दे रहे हैं कि ऐसा रहेगा ना, जैसे इट इज वाला रहा उधर, तो जब भी रहेगा देवराज, ये नया क्वेश्चन है देवराज, हम बता दे रहे हैं, ये नया क्वेश्चन है और एसएससी का नया क्वेश्चन है, तो उसके पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी है जो नए नए पैटर्न बदलते आ रहा है। अभी आपका इस साल का पेपर पता नहीं चला है, तो हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन ऐड करे, तो इसलिए हमने प्रयास किया है कि इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए ताकि आप फंसे ना। जैसे आज 5 क्वेश्चन में 2 नए नए हम सवाल सीखे, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा याद रखिएगा। क्लियर है? कौन नंबर क्वेश्चन है जो आपको पूछना है? 35। क्या है भाई? सेंटेंस अरेंजमेंट है, पी और एस है ना, एस से स्टार्ट किया हुआ है, दिया हुआ है स्टार्टर। चलिए जी, एस स्टार्टर दिया हुआ भाई, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन दिखे। इसमें जानते हैं चमकता इतना है ना कि हमको दिखता ही नहीं है। अरे नहीं, उधर से लाइट आ रहा है, एकदम रिफ्लेक्ट हो रहा है इतना सारा लाइट। क्या करवाया गया? QSRP ये करवाया गया है। क्वेश्चन भाई ऐसा ही रहेगा अब टेस्ट पेपर, क्या कि अब सेट हम अपने करेंगे, क्योंकि नया पैटर्न को फॉलो करना है, पुराने से काम नहीं चलेगा। हाँ 45 के 40 कर देंगे, ठीक है। चलिए, क्या है देवराज हमको बताइए तो बाबू। हमको एगो बात बताइए, जब भी सेंटेंस अरेंजमेंट आता है बाबू, तो सेंटेंस अरेंजमेंट आता है तो हमको क्या करना होता है, पहले बताओ आप। यदि टाइम की चर्चा कर दिया तो सबसे पहले टाइम देंगे, पहला पॉइंट है ना। और टाइम ना दे ले तो फिर किसके पास जाएंगे? सब्जेक्ट के पास जाएंगे। सब्जेक्ट में चेक करेंगे नाउन है कि नहीं है, नाउन ना रहेगा तो प्रोनाउन रहेगा, यही ना हो सकता है। क्लियर है? या तो नाउन के तौर पर आप इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं, सॉरी इन्फिनिटिव का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? जिरंड का यूज कर सकते हैं, वो तो आप पर निर्भर करता है। क्लियर है ना? तो आपका मैटर है कि आपको क्या चेक करना है। आप बताइए संदीप, क्या है जो इशू हो गया? एस क्यू मैंने वो पॉइंट चेक आउट, एक ट्रिक दिया गया था, बताए थे ना, एक टीचर थे चमत्कारी गुरु एक टीचर हुआ करते थे चमत्कारी गुरु, समझे देवराज? हम लोग का याद है, वो 2013 में हम लोग सीजीएल का मेंस देने वाले थे, तो हमको ऐसा जरूरत नहीं लगता था कि इंग्लिश पढ़ना चाहिए, फिर भी हमको लगा ना कि नहीं भाई मेंस निकालना है तो एक बार ट्राई करना चाहिए। तो चमत्कारी गुरु के यहाँ गए थे, तो वो ट्रिक देते थे, क्या पता है? देख लो बेटा, दू गो वाला जे रहेगा ना, वही स्टार्टर है तोर। तो हम कहीं दू गो में दे ले, 2 गो वाला था, कैसे होगा? मैंने वहाँ स्टार्टर नहीं, पहले वाला में स्टार्टर नहीं आता, 2015 तक देखिएगा स्टार्टर नहीं आता था, इसमें स्टार्टर दिया है, तो स्टार्टर तो मिल गया मेरा। क्लियर है? तो उनका ट्रिक जो होता था ना, वो अलग लेवल का रहता था कि भाई 2 गो वाला रहे तो वरे में से आंसर ले लीजिएगा। अभी बताता है, बताइए कितना मूर्खता करता है, बच्चे का भविष्य इतना खराब है जी कि आप उसको इस तरह से बताइएगा। अरे ना आता छोड़ दीजिए, ना आता पढ़ाइए मत। बताए ना कि आजकल के जो है ना नए नए युवा टीचर बनने आए हैं, हमको लगता है उसको बोर्ड पे खड़ा कर दिया जाए देवराज, हैं, तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। यदि हम यहाँ पर खड़े हैं और जैसे ही आप सवाल दागते हैं कि वाला बताइए सर, एक दिन भी हम मिस कर दें तो आपके माइंड में मेरे प्रति क्या जाएगा कि सर को नहीं आता है। सीधा एक ही चीज़ है, सर को नहीं आता है। और ऐसे लोग कैसे हैंडल करते होंगे भगवान जाने भाई। ऑनलाइन में हैंडल हो रहा ना भाई, कि आप पूछ रहे हैं, जो बच्चे उधर देख रहे हैं वो थोड़े पूछ रहे हैं हमसे। चलिए, तो आप लोग भी कमेंट करके पूछ लिया कीजिएगा। चलिए आइए,
बोलिए देवराज, आपको क्या इशू है भाई? स्टार्टर है द इंडियन नेवीज। चलिए बाबू बताइए। द इंडियन नेवीज इंडिजिनियसली बिल्ट, माने इंडिजिनियसली माने क्या हो गया? देसी, है ना? इंडिजिनियसली बिल्ट A stealth frigate received an emergency distress call at midnight। मैंने इस तरह की ऐसा मशीनरी इन्होंने निजात किया है, ईजाद किया है, जिससे रातों में भी क्या कर सकते हैं? कॉल को डिस्ट्रेस कर सकते हैं। क्लियर है ना? अब इस चीज को, ये अपने आप में एक नया चीज है ना जी? हाँ, नया चीज है कि नहीं? अब हमको तो ज्यादा कुछ ना दिख रहा है, तो ये वाला टर्मा दिख रहा है जो इसी के लिए है, डिसॉर्टेड है। द ट्रांसमिशन दो हैवली डिसॉर्टेड बाय एटमॉस्फेरिक स्टैटिक क्लियरली इंडिकेटेड अ पायरेट अटैक ऑन अ मर्चेंट वेसल। तो काहेला लाया है कॉल वाला सिस्टम? वो सिस्टम काहेला लाया गया है कि कितनों रात तुम्हें पूछो रहे, हम लोग को पायरेट के अटैक के बारे में जानकारी मिल जाए। अरे जान, समुंदर उमुंदर को लूटता है उसको कहते हैं, है ना? तो क्यू तो आपका स्टार्टर है। क्लियर है? हाँ देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं। अब थोड़ा सा, अच्छा अच्छा, थोड़ा देखने दीजिए भाई, काहे टेंशन ले रहे हैं इतना जल्दी? दिस सडन डेवलपमेंट, ठीक है ना, immediately disrupted the crew routine night patrol schedule। हम तो यहां पर आंसर दम सही है, क्यू के बाद एस होगा। हमको कहना है ना, ये वाला भी मत पढ़िए, खाली ये दोनों पढ़िए, इसको पढ़िए और इसको पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है। द ट्रांसमिशन दाउ हैवली डिस्टॉर्टेड बाय एटमॉस्फेरिक स्टैटिक, माने ट्रांसमिशन जो एक दूसरे जगह पर आपका वार्तालाप हो रहा, संवहन हो रहा है, वो क्या हो जाता है? अचानक से डिस्टॉर्ट हो जाता है, बाधित हो जाता है। अभी हुआ था डिस्टॉर्ट माने बाधित, तो किसकी वजह से हो जाता है? तो एटमॉस्फेरिक स्टैटिक से। क्लियरली इंडिकेटेड पायरेट अटैक ऑन मर्चेंट वेसल, जिससे क्या होता है? ये इंडिकेट हो जाता है कि अब लगता है रातों में अटैक होने वाला है। क्लियर है? अब ये वाला आया है क्या? एटमॉस्फेरिक स्टेटस वाला बात हुआ, डिस्टोरेशन वाला बात हुआ है जो कि एस में। और इस सडन डेवलपमेंट इमीडिएटली डिसरप्टेड द क्रू रूटीन नाइट पेट्रोल शेड्यूल। और इस तरह के जो नए चीजें आ जाती हैं, उसकी वजह से क्रू मेंबर को अब रातों में क्या करना पड़ रहा है? नाइट पेट्रोलिंग करना पड़ रहा है। पहला पॉइंट समझिए, पहले पॉइंट में बोला गया कि अचानक से रात में आने वाली एटमॉस्फेरिक माने वातावरणीय परिवर्तनें क्या करती हैं? ट्रांसमिशन को बाधित कर देती हैं। और इस तरह के परिवर्तन की वजह से क्या करना पड़ता है? क्रू मेंबर को नाइट पेट्रोलिंग करना पड़ जाता है। स्टार्टर क्यू है और उसके बाद क्या है? एस है। सही है। चलिए 35 क्वेश्चन तक ही हो पाया। उधर कुछ है क्या? शॉर्ट में कुछ पूछ लें तो आप। होमोनिम ये करवाए हुए थे जी, आप देख लीजिए, क्वेश्चन करवाया हुआ है। क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं, आप बढ़िया से देखिएगा तो पता चलेगा। COURAC, कोर्स मतलब होता है पाठ्यक्रम। एक होता है COARAC, टेढ़ा मेढ़ा, मोटा ताजा, जो भी बोलिए। अच्छे देख लेते हैं ना। एक है मोराल, MORAL, मोराल माने क्या होता है? मनोबल। एक है मोरल माने नैतिक। हाँ, तब मोरल मोरल 2 बार दिया है, तो आंसर क्या है? द जनरल रिफ्यूज टू अल्टर द कोर्स द मोरल ऑफ द ट्रूप मूवमेंट। तो ये तो ऐसे मोराले होगा जी, मनोबल टूट जाएगा भाई। तो आंसर ये सही है वो। अरे यहाँ कोर्स माने क्या है? रास्ता है जी। हाँ, और बोलिए जी। ये वर्ड मीनिंग वाला लिख लेते आप। 39।
काहेला कंफ्यूजन ला रहे हैं आप, यही है ना। ये वर्ड आए थे, पहला था कैनवास, CANVAS, ठीक है ना। कैनवास माने क्या होता है जी? इमिनेंट माने क्या होता है? प्रख्यात ना। एक था इमिनेंट माने अभी आया था ना, अंतर्निहित या आसन्न, अभी बोले थे ना रिश्तों की बात होती थी तो। और एक है इमिनेंट माने आसन्न, चलिए, और ये इमिनेंट माने प्रख्यात। अब देखिए, एक है कैनवास करना, ये CANVAS, प्रचार, ठीक है ना। ये कैनवास माने क्या होता है? सर्वेक्षण, ये माने प्रचार। तो आंसर क्या गलती है? अंतर्निहित, हम आप में, क्लियर है। चलिए अगला बोलिए, क्या मरवाया जी? सी मरवाया है। द हाई कोर्ट डिसाइडेड टू कन्वर्स द एक्सक्यूजन ऑफ सेंटेंस अंटिल द इमिनेंट लीगल, इमिनेंट ही होगा यहाँ पर प्रख्यात, लीगल काउंसलर यहाँ पर आया था ना, काउंसिल, अरे काउंसिलिंग करने वाला व्यक्ति, समझाने वाला व्यक्ति। हमको तो लग रहा है ना, इधर देखिए ना थोड़ा सा आप, ये प्रचार नहीं करेगा, उसको समझाएगा, ठीक है ना। ये वाला इस वर्ड से आपका आंसर क्लियर हो जा रहा था। अरे लीगल एडवाइजर जो होगा, प्रख्यात लीगल एडवाइजर की बात कर रहा है, उसी से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, समझे। यहां प्रचार करना नहीं मतलब है, यहां बढ़ा चढ़ा कर बोलना, सर्वेक्षण करना। कैसे होगा जी? द हाई कोर्ट डिसाइडेड टू कैनवास द एक्सक्यूजन ऑफ द सेंटेंस। अरे नहीं, सही बोल रहे हैं जी, आंसर यही होगा, हाँ यही होगा, क्योंकि उसको बढ़िया से वो सर्वेक्षण करेगा, है ना, सर्वेक्षण करेगा, सही बात है। सेंटेंस के हिसाब से वो सही है, ये गलत हो जाएगा, सेंटेंस के हिसाब से वो सही है। क्लियर है? चलें, चलिए, तो अब तो सैटरडे कल है, कल वाला पेपर जो है ना, उसका कल ऑनलाइन हम कर देंगे, आप देख लीजिएगा। चलिए, कोई बात नहीं।